गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपनी जूलॉजी क्लास में हार्दिक स्वागत है। अपने आज क्लास नंबर है 15, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर। अपन ने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर ली थी। बायोटेक्नोलॉजी में अपन ने उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री को अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद अपन ने निफ जीन से नाइट्रोजन फिक्सेशन या निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे भाग लेता है, उसको अपन कैसे आइसोलेट करके लेबोरेटरी में भी आसानी से एक वेक्टर के माध्यम से एक बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर या एक प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफर कर एक नाइट्रोजन फिक्सेशन न करने वाली प्लांट स्पीसीज में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन ने लास्ट क्लास में समझ लिया था। उसके बाद आज अपन जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसमें से मोस्टली आपकी क्वेश्चन बनता है सुपर बग। आपने प्रीवियस पेपर अगर देखे हो तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है सुपर बग किसे कहते हैं। तो सुपर बग कई बार जो बड़े बड़े जहाज होते हैं समुद्र में जाते हैं, मालवाहक जो होते हैं, जैसे अपने नॉर्मल सड़कों पे जो कंटेनर लेके जाते हैं, ट्रक वगैरह, ट्रेन वगैरह, तो ऐसे ही समुद्र में भी मालवाहक जहाज होते हैं जो बड़े बड़े कंटेनर या समुद्र के अंदर मालवाहक या वहन करने का काम करते हैं। उनमें मान लो कि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो जैसे मान लो क्रूड ऑयल लेके जा रहे हो, क्रूड ऑयल भी समुद्र में फैल गया पूरी सतह पर, तो समुद्र के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं तो वो मर सकते हैं। तो उस समस्या को से निपटने के लिए एक प्रोसेस अपनाई गई है, एक बैक्टीरिया की हेल्प ली गई है, जिसे बोलते हैं स्यूडोमोनास पुटिडा। एक बैक्टीरिया है जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी, उसके माध्यम से वे साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया बनाया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास पुटिडा, जिसे सुपर बग के नाम से भी जाना जाता है। यह बैक्टीरिया समुद्र की सतह, जैसे मान लो ये समुद्र है, पानी पानी है इसमें, इसकी सतह पर अगर कोई ऑयल फैल गया है तो उसको वापस समेट कर एकत्रित करने के लिए इन बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है, क्योंकि इन बैक्टीरिया के पास ऑयल डिग्रेडिंग की एबिलिटी पाई जाती है। ऑयल डिग्रेडिंग का मतलब है यहां से वापस से अपगठित करने की। जो ऑयल पानी की सतह पर फैला है उसको इकट्ठा कर लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे ग्रुपों में तोड़कर, जिससे अपन आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आपके जो फाइनल एग्जाम है उनमें पूछा गया है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं अपने उनमें, कि सुपर बग किसे कहते हैं। तो उसमें बस अपन को इतना सा बताना होता है कि समुद्र की सतह पर फैले पेट्रोलियम को या ऑयल को माइक्रोब्स की हेल्प से वापस प्राप्त किया जाता है। इसमें स्यूडोमोनास पुटिडा नामक बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है, जिसमें ऑयल डिग्रेडिंग की एबिलिटी पाई जाती है। इसे ही सुपर बग कहा जाता है। बस इतना सा अपन को इसमें बताना होता है। ये अपन स्टडी करते हैं जिस पॉइंट के अंतर्गत इसकी, वो है प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो अच्छे से इस पॉइंट का ध्यान रखना आप, सुपर बग किसे कहते हैं, कैसे ये बनाया है। ठीक है, इसके अलावा अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसके बारे में आपने बॉटनी में भी पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड टिश्यू कल्चर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड टिश्यू कल्चर यानी कि किसी सेल या टिश्यू को अपन लैब में कैसे कल्चर करवाएं और उनसे कल्चर करवा के कैसे कैसे अपन प्लांट्स स्पीसीज में जो डिजीज होती है क्या उनको दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए, जैसे पानी पीना है तो डायरेक्टली अपन ऐसे तो नहीं नल के नीचे मुंह लगा के पी लेंगे, या तो अपन को गिलास चाहिए या नॉर्मल अपन को अपना हैंड यूज में लेना पड़ेगा। तो वैसे ही इनका कल्चर करने के लिए अपन को मीडियम चाहिए। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है सेल और टिश्यू कल्चर की वो क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे अपने पास कल्चर मीडियम, यानी ऐसा माध्यम जिसमें अपन किसी सेल को या टिश्यू को ग्रोथ करवा सके, उगा सके। ठीक है। दूसरा चाहिए अपने पास कल्चर चेम्बर। ऐसा नहीं है कि अपन अपने खेत में ही स्टार्ट हो गए, नहीं, खेत में तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल पीएच चाहिए। उन सभी चीज़ों का ध्यान रख के अपन एक स्पेशल चेम्बर में, जैसे मान लो कि अपनी लैब है, लैब के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर चेम्बर, जिस बर्तन में अपन खाना बनाए, जैसे सब्जी बनाए हैं, उसी में सब्जी परोसते नहीं कभी भी। ठीक, उसी तरह से जिस कल्चर मीडियम में अपन ने किसी सेल को या टिश्यू को ट्रांसफर किया है ग्रो करवाने के लिए, तो उसको संपूर्ण ग्रोथ उसी चेम्बर में, मीडियम में अपन नहीं करवा सकते। उसके लिए अपन को मीडियम भी चेंज करना होता है, जगह भी चेंज करनी होती है। जैसे मान लो प्लांट्स की अपन ने पौध तैयार की है, तो उस पौध वाली जगह है फिर सारे फ्रूट्स थोड़ी प्राप्त कर लेते हैं अपन, वहां पे हो ही नहीं सकते। तो अपन उस पौध को दूसरी जगह पर ले जाके ट्रांसफर करते हैं, तो पैदावार भी अपन को अच्छी मिलती है। सेम वही सिस्टम अपन ने यहाँ पे अपनाया है। तो वो दूसरी जगह कौन सी होगी, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस बने हुए होते हैं, जो अपन ने पौध तैयार किए, उनमें उनको ट्रांसफर कर दिया और धीरे धीरे वो प्लांट्स बड़े हुए और उनसे पैदावार स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से अपन किसी भी सेल या टिश्यू संबंधित जो भी प्लांट है उनको लेकर, उनकी सेल्स या टिश्यूज को लेकर आसानी से कल्चर मीडियम में ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये तो अपन ने बात कर ली कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। आगे बात करें अपन कि इनका महत्व क्या है, इनके यूजेज क्या है। कि अपन ने ये तो पढ़ लिया कि सेल को अपन किसी लेबोरेटरी में या कल्चर मीडियम में आसानी से ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या आ गई, ज़रूरत क्या है तामझाम करने की। ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे, उन्हीं को उखाड़ के अपन ग्रीन हाउस पे ले जाएंगे। ज़रूरत क्या है ऐसा करने की, कौन फालतू में बैठा है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है बेसिक, तो आपने एक नाम सुना होगा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का। फ्यूजन का मतलब है यहाँ पे संलयन से, यानी कि ऐसे प्लांट स्पीसीज जो कायिक रूप से या सोमेटिक रूप से, या ऐसी प्लांट स्पीसीज जो संकरण की रिएक्शन नहीं करती या नहीं कर पाती, ऐसी प्लांट स्पीसीज को सेल एंड टिश्यू कल्चर के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेके उनके प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करवा सकते हैं और उनमें भी संकरण की रिएक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, इसमें जो हेल्प लेंगे अपन, आपने नाम सुना होगा पीईजी का, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल।
पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। इस केमिकल का यूज लेके आलू और टमाटर की जो स्पीसीज है उनमें सुधार किया गया है ताकि अधिक पैदावार करने वाली स्पीसीज अपन बना सके। इसके अलावा जो यूजेस हो सकते हैं इस टेक्निक के वो है प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट, यानी कि अपन इस टेक्निक को यूज में लेके जिन प्लांट्स में जो डिजीज हो रही थी उनको भी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताई है सेल एंड टिश्यू कल्चर की, कि सेल एंड टिश्यू कल्चर को करने के लिए अपने पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए अपने पास, और इनसे कौन से प्रोडक्ट्स अपन आसानी से बना सकते हैं या इनका यूज अपन किस माध्यम में आसानी से ले सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अपन लेते हैं, यहां पे भी नाम आया है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा, कई बार आपके बड़े क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटोप्लास्ट संलयन किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अपन आज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिसका क्वेश्चन बार बार आपके मेन पेपर में पूछा जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी में जो अपनी यूनिट 3 है उसमें सबसे जो मेन टॉपिक है वो एक तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है, एक पीसीआर है, एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और एक है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का आई थिंक आपकी बॉटनी वाले में पढ़ा चुके होंगे आपको, और एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो भी मैम पढ़ा चुके होंगे आपको। पीसीआर भी मैम पढ़ाएंगे, बाकी की जो टॉपिक बचे हैं वो मैं लूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। फ्यूजन को फिर बोल रहा हूं मैं, संलयन बोलते हैं। संलयन से मतलब है कोई दो कोशिकाएं जो दूर दूर स्थित थी पास में आकर एक दूसरे से अटैच हो गई और लास्ट में एक ही कोशिका बन गई, इसे बोलेंगे संलयन। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या है? संलयन तो अपन ने अच्छे से समझ लिया है कि आपस में कोशिकाएं जुड़ जाती है आकर और एक ही बन जाती है, तो संलयन हो गया। लेकिन ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो इसको अपन को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये अपन ने नाम पहले भी सुना हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रोटियोप्लास्ट एक नाम है, प्रोटियोप्लास्ट। तो प्रोटियोप्लास्ट से आज से वनस्पति जगत की ऐसी कोशिकाओं से है जिनमें सेल मेम्ब्रेन से कवर सेल तो पाई जाती है। यानी कि एक ये कोशिका है, प्लांट सेल की बात हो रही है स्पेशली। प्लांट सेल में अपन को पता है कि कोशिका है, उसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति है या सेल वॉल है। तो ये मैंने इसके चारों तरफ सेल वॉल ही बना दी, मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रोटियोप्लास्ट से आज से वनस्पति जगत की ऐसी कोशिकाओं से है जिनमें सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई सेल तो पाई जाती है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई सेल तो है, लेकिन सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल एब्सेंट होती है। यानी कि इस जो सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई थी प्लांट सेल के चारों तरफ, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, ये अनुपस्थित होती है। तो अपन प्रोटोप्लास्ट किसे बोलेंगे? सेल वॉल रहित सेल।
ये जो सेल है, जो एक प्लांट सेल है या कि बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो होगी। बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होती है। तो उस सेल वॉल को अगर हटा दें तो ऐसी कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो घिरी हुई है लेकिन उसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, ऐसी कोशिकाएं प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। क्लियर है? ओके। ऐसी सेल्स, जैसे मान लो कि ये प्लांट सेल थी, इसकी सेल वॉल को हटा दिया है, ऐसी सेल्स अब किस काम की? इनके भी बहुत काम है। कौन कौन से? ये सेल्स ग्रोथ कर सकती है, डिवीजन कर सकती है और सेल वॉल का पुनरुद्भवन, जिसे बोलते हैं रीजनरेशन की रिएक्शन भी इन सेल से आसानी से करवाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि इस सेल की सेल वॉल को अपन ने हटा दिया है तो बनेगी नहीं, वापस भी ये सेल अपनी सेल वॉल को बनाने की क्षमता रखती है, जिसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। क्या बोलेंगे? पुनरुद्भवन, जिसे बोलते हैं रीजनरेशन। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, किसी छिपकली का पैर कट गया या पूंछ टूट गई तो वापस आ जाती है, रीजनरेशन। तो ठीक उसी तरह से इसमें, इस सेल में, इस प्रोटोप्लास्ट सेल में ग्रोथ, डिवीजन और सेल वॉल को वापस बनाने की क्षमता पाई जाती है। ये मैंने प्रोटोप्लास्ट क्या है अच्छे से समझा दिया है। अब आगे और इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट तो मैंने समझा दिया किसे कहते हैं, तो इसको अपन एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सेल माइनस, सेल में माइनस क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल। तो या तो मैं कहूं प्रोटोप्लास्ट या सेल माइनस सेल वॉल, बात एक ही है। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लास्ट या इन प्रोटोप्लास्ट या सेल माइनस सेल वॉल से संकरण, संकरण से बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन न करने वाले प्लांट्स में भी हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट, इन प्रोटोप्लास्ट या सेल माइनस सेल वॉल का यूज करके अपन जो प्लांट स्पीसीज या जो सेल्स संकरण की रिएक्शन नहीं कर पा रही थी या हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन नहीं कर पा रही थी, उनमें भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वांछित जीन स्ट्रक्चर, वांछित जीन स्ट्रक्चर यानी कि जो जीन अपन को, जैसे मान लो कि मेरे को निफ जीन चाहिए। अब निफ जीन अधिकतर प्लांट स्पीसीज में नहीं होता, स्पेशली जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसके पास निफ जीन होता है, इसीलिए वो लेगिम्यूनेसिकुल के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में उपस्थित होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो सभी प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में तो ये निफ जीन मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है तो उनमें मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकता हूं। तो यहां पे मैं ऐसे ही तो बोल रहा हूं कि वांछित जीन स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स इस टेक्निक के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। कि मेरे को निफ जीन किसी प्लांट स्पीसीज में चाहिए जिसमें नहीं था पहले, तो इससे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, या जिन प्लांट्स में जो स्पेशल टाइप के रोग पहले हो रहे थे उनको अपन वांछित जीन उसकी जगह पर ट्रांसफर कर दे तो संबंधित बीमारी भी फिर नहीं होगी। ऐसे ही ये तो मैंने ओनली प्लांट सेल की बात की है। अब मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूं कि कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल का अपन को पता है कि सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो प्रोटोप्लास्ट है उनको अलग करने के लिए एक एंजाइम यूज में लिया जाता है, लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम, LYSOZYME, लाइसोजाइम एंजाइम। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल को सिलेक्टिव रूप से या चयनात्मक रूप से ये एंजाइम घोल देता है। जैसे मान लो कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ई कोलाई बैक्टीरियल सेल, ये डबल लेयर बनाई है जिसमें से बाहर वाली सेल वॉल है और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो एंजाइम है लाइसोजाइम, इससे अपन इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को आसानी से घोल सकते हैं। जैसे अपन इस बैक्टीरिया को लाइसोजाइम युक्त मीडियम में ट्रांसफर करेंगे तो इसकी जो सेल वॉल थी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई वो घुल जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। तो अब जो अपने पास बैक्टीरियल सेल बची है उसके पास ओनली सेल मेम्ब्रेन है और खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो इस सेल को मैं यूज में ले सकता हूँ, इसकी जीन की स्ट्रक्चर में चेंज कर सकता हूँ, या कोई नए प्रकार का बैक्टीरिया बना सकता हूँ, या कुछ जीन्स जो कम है उनको मैं अधिक रूप में प्राप्त कर सकता हूँ, जैसे इंसुलिन को प्राप्त किया था। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स के, ये तो मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया है, वापस प्लांट्स पे चले तो प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, उनकी लीफ, उनकी रूट्स, उनके स्टेम आदि की जो मीजोफिल टिश्यूज होते हैं, नाम सुने होंगे आपने, बोटनी पढ़ते होंगे आप, मीजोफिल जो टिश्यूज हैं उनमें मैकेनिकल या एंजाइमेटिक विधि से विभिन्न प्रकार के प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण किया जाता है या उनको अलग किया जाता है। या तो मैकेनिकल प्रोसेस अपनाएंगे या एंजाइमेटिक विधि अपनाएंगे। तो एक तो मैंने नाम बताया था आपको PEG का, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और एक बैक्टीरिया में बताया है लाइसोजाइम का। तो मैकेनिकल रूप से अपन कैसे उठाएं, जैसे अपने लैब में माइक्रोपिपेट रखी है, बहुत छोटी सी माइक्रोपिपेट जो पॉइंट में सैंपल लेती है, 0.1 mm सैंपल ले सकती है वो, तो उसके माध्यम से भी अपन मैकेनिकल रूप से ये काम कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट को हटा सकते हैं। ठीक है, या किसी सेल वॉल को हटा सकते हैं। ये तो अपन ने एक नॉर्मल जानकारी ली है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, किसे कहते हैं, इसके माध्यम से अपन कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या प्लांट्स की कौन कौन से टिश्यूज को यूज में ले सकते हैं प्रोटोप्लास्ट हटाने के लिए, या सेल वॉल उनके हटाने के लिए, या प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने के लिए। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है, यहाँ पे अपन ने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यानी कि मैंने एक प्लांट सेल भी लिए यूकैरियोटिक सेल जिसे बोलते हैं, और एक प्रोकैरियोटिक सेल भी लिए जिसे बैक्टीरियल सेल बोलते हैं। तो मैंने दोनों में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को आपके सामने समझाया है। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल ली थी प्लांट सेल, फिर उसके बाद में बैक्टीरियल सेल लिए प्रोकैरियोटिक सेल। उन दोनों में मैंने प्रोटोप्लास्ट को अलग करना या एक सेल से सेल वॉल को हटाना, यानी कि प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, कैसे अलग किया जाता है, किन की हेल्प ली जाती है, अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की रिएक्शन की, कि ये कैसे होती है, किन किन मेथड्स के माध्यम से होती है, कैसे एक न्यू स्पीसीज बनाई जाती है। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा पोमेटो, टोबेटो, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, तो वो भी इसी विधि के माध्यम से नई विकसित की गई प्लांट स्पीसीज है, ताकि जो पैदावार कम हो रही थी उसको आसानी से बढ़ाया जा सके। यानी जो नीफ जीन था उसको किसी नई प्लांट में ट्रांसफर कर दिया तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगा, या कोई डिजीज परेशान कर रही थी बार बार एक स्पीसीज के अंदर, तो उसको वांछित जीन ट्रांसफर करके उसमें उस रोग से भी छुटकारा पा लिया गया। इस तरह से अपन नेक्स्ट क्लास में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की जो मैकेनिज्म है डिफरेंट टाइप के मेथड्स द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।